हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी से इकाई 8 है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ठीक है। और इसमें 3 अध्याय हैं। तो हम अध्याय 8 देख रहे हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो इसमें हम लोग NCERT बुक से एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ VVI नोट्स देखने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अध्याय है 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो देखिए यहाँ पे परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो कि NCERT बुक से बनाया गया है, ठीक है। देखिए प्रश्न है यहाँ पे, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो उत्तर में हो जाएगा संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे प्रश्न आता है, हमें कैसे पता चलता है कि रोग हो गया है, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे, जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे नोट में एक बात लिखा गया है, रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक समूहों में बांटा जा सकता है, ठीक है। आगे के प्रश्न है यहाँ पे, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है एक पॉइंट, कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स घातक होते हैं। असंक्रामक रोगों में कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है, ठीक है। आगे के प्रश्न है, रोगजनक यानी कि पैथोजन किसे कहते हैं, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। उत्तर हो जाएगा, वैसे जीव जिसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, कवक, इसे फंजाई कहते हैं, प्रोटोजोवन, कृमि, हेलमिंथ भी बोल सकते हैं, आदि शामिल है, मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोग कारक जीवों को रोगजनक यानी कि पैथोजन कहते हैं। अब देखिए आगे के प्रश्न है यहाँ पे, रोगजनक जीवाणु का नाम बताएं जो मानव में टाइफॉइड यानी कि ज्वर करवाता है, ठीक है। तो उत्तर में हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अब देखिए आगे है यहाँ पे, टाइफॉइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से हो सकती है, ठीक है। आगे के प्रश्न है यहाँ पे, मानव में न्यूमोनिया रोग के लिए कौन से जीवाणु उत्तरदायी है। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है। अब देखिए आगे के प्रश्न है, न्यूमोनिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा ज्वर यानी कि बुखार, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द, ओके। अब आगे आइए देखिए यहाँ पे प्रश्न है, मानव में होने वाले कुछ जीवाणुवीय रोग के नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा अतिसार, पेचिस, इसे डायसेंट्री भी कहते हैं, प्लेग और डिप्थीरिया आदि, ठीक है। अब आगे के प्रश्न में आते हैं यहाँ पे, प्लेज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोवन किस रोग के लिए उत्तरदायी है। तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे मलेरिया के लिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नोट है, मानव की बृहत आंत्र में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन परजीवी से अमीबता, अमीबियसिस या अमीबी अतिसार होता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आता है, मनुष्य के लिए रोगजनक कृमि के नाम लिखें। तो देखिए हो जाएगा सामान्य गोल कृमि, स्कारिस और फाइलेरिया कृमि विचेरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आंत्र परजीवी स्कारिस से एस्केरिस्ता यानी कि एस्केरियासिस नामक रोग होता है, ठीक है। नोट देखिए यहाँ पे माइक्रोस्पोरम यहाँ पे है, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन आदि वंश जेनेरा के अनेक कवक दाद यानी कि रिंग वर्म के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। आगे के प्रश्न है, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखें। तो उत्तर में हो जाएगा परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहलाती है, ओके।
अब देखिए प्रश्न आता है यहाँ पे, प्राथमिक अनुक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करता है, जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे का प्रश्न आता है, सक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए, प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कि पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कि पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। अब देखें यहाँ पे एक पॉइंट है, दुग्ध स्रवण जिसे लैक्टेशन भी कहते हैं कि प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित पीले से तरल यानी कि पीयूष कोलेस्ट्रम में प्रतिरक्षियों IgA की प्रचुरता होती है, जो शिशु की रक्षा करता है। जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, जब मतलब कि बच्चा होता है तो जो प्रथम जो स्तन का जो दूध होता है माँ का, वो हल्का सा पीला टाइप का होता है। ठीक है। तो जब उसे बच्चे को पिलाया जाता है शिशु को, तो वो ज़्यादा मतलब रक्षा करता है रोगों से लड़ने में बच्चे को। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है, एलर्जी किसे कहते हैं? और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो उत्तर में हो जाएगा, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। नोट में आता है यहाँ पे, एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। अब देखिए प्रश्न है, स्वप्रतिरक्षा रोग किसे कहते हैं? उत्तर में हो जाएगा, कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और यह स्वप्रतिरक्षा रोग कहलाता है। ठीक है। तो देखिए आगे के प्रश्न आते हैं यहाँ पे, श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक किसे कहते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे, प्रमुख पथों श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पथ के यहाँ पे है अस्तरों यानी कि इसे लाइनिंग भी आप लोग बोल सकते हैं के भीतर लसिकाभ ऊतक स्थित है, जो श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक MALT यहाँ पे है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया है, एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। अब देखिए एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला था और ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एड्स का पता कब चला था? तो 1981 में। ठीक है। अब देखें यहाँ पे बताया जा रहा है, एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। ठीक है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके। अब देखिए प्रश्न है यहाँ पे, पश्य विषाणु, ठीक है, यानी कि रेट्रोवायरस किसे कहते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा, HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे पश्य विषाणु यानी कि रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, मानव में भयंकर रोगों में से एक कैंसर है और विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे आगे के प्रश्न आते हैं, अर्बुद यानी कि ट्यूमर किसे कहते हैं? तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपके प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। तो कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती है, जिसे अर्बुद यानी कि ट्यूमर कहते हैं। ठीक है। अब देखें यहाँ पे नोट दिया गया है, तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़े कैंसर के मुख्य कारण है। अब देखिए यहाँ पे कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अर्बुदीय विषाणु ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। इनमें जो जीन होते हैं उन्हें विषाणुवीय अर्बुद जीन वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। ठीक है। आगे के प्रश्न है, आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीकें ज़्यादा उपयोगी है?
तो उत्तर में हो जाएगा विकिरण चित्रण यानी कि रेडियोग्राफी, एक्स किरणों का प्रयोग, अभिकलित टोमोग्राफी सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग यानी कि एमआरआई, मैग्नेटिक यहाँ पे रेजोनेंस इमेजिंग उपयोगी है। ओके, तो आइए चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कह रहा है आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है नाम क्या है, लिखें। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ओपिओइड्स, ठीक है, कैनेबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स, ठीक है। इनमें से अधिकांश पुष्पीय पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कवकों से निकाले जाते हैं। अब देखें यहाँ पे बात करते हैं ओपिओइड्स के। तो ये ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट यहाँ पे ओपिओइड्स ग्राहियों यानी कि यहाँ पे रिसेप्टर्स, ठीक है, से बंध जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया है भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियाँ और राल, रेसिन के विभिन्न संयोजन मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम आते हैं, ठीक है। और ये सभी आपके चैप्टर पढ़ने में है, आप लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़ सकते हैं। कोकेन, जिसे आमतौर से कोक या क्रैक कहा जाता है, प्रायः जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है और ये सभी नशीले पदार्थ होते हैं, तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आगे के प्रश्न है मॉर्फिन किसके लिए उपयोगी होता है, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में प्रश्न आ जाए। तो मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक यानी कि सेडेटिव और पीड़ाहार है और जिन रोगियों का शल्यक्रिया यानी कि सर्जरी हुई है उनके लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। आगे के प्रश्न आते हैं तंबाकू का प्रयोग मानव जो है कब से करता आ रहा है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 400 वर्षों से अधिक से तंबाकू धूम्रपान पिया जाता है, चबाया जाता है या सूंघनी लेना जाता है, ठीक है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक एल्केलाइड निकोटीन शामिल है, ठीक है। खैनी लोग खाते हैं ना, आप लोग देखते ही होंगे। तंबाकू चबाना मुखकोटर के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है, चेतावनी भी लिखा हुआ रहता है, आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे किशोरावस्था का अर्थ क्या है बताएं, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको समझना चाहिए कि किशोरावस्था क्या है। उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आगे एक नोट दिया गया है जो कि महत्वपूर्ण है। निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग या अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर यहाँ पे है अभिलाषणिक और अप्रिय विनिवर्तन संलक्षण यहाँ पे विथड्रॉवल सिंड्रोम के रूप में व्यक्त होती है, यानी कि अचानक से छोड़ देने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब किशोरावस्था की जो आयु है अवधि है 13 से लेके 19 साल तक की है, ठीक है। तो आप लोग अभी टीनेजर्स हो, 13 से 19 के बीच में जो अवधि होती है वो किशोरावस्था कहलाती है, जिसे हम लोग टीनेजर्स भी कहते हैं। 13, 18, 19, ओके। तो उसके बाद जब 19 के पार होता है 20 हो जाता है तो वो किशोरावस्था नहीं कहलाता है। तो इस अवस्था बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवस्था होता है, इसमें जो है अपनी बालक बालिका जो भी है अपना वृद्धि कर सकते हैं, अपना ग्रो कर सकते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। अगर ये अवस्था में आप संभल गए तो आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। अगर इस अवस्था में आप अपना ध्यान कहीं खो बैठे तो समझिए आपका पूरा लाइफ ख़राब होने वाला है। तो कोशिश करें कि आप लोग इस अवस्था में अच्छे से रहें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर का ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF नोट्स प्राप्त करना है तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप, ठीक है, और क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा और आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।